पूर्व कैबिनेट मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व एमएलसी और पूर्व बिहार के उद्योग मंत्री। सर ये पूर्व वर्तमान में कब बदलेगा? पूर्व इस बात का इशारा करता है कि पार्टी ने बहुत सारी जिम्मेदारियां दी हैं। लेकिन सर उसके बाद जब फिर सत्ता में वापसी हुई आप लोगों की एनडीए की, तो फिर आप कहाँ पीछे रहे? शतरंज के खिलाड़ी के एक मोहरे हैं, हमारे हाथ में नहीं, हमारे चलने वाले पे, कि पार्टी तय करती है कि 2.5 घर आगे चलना है या 2.5 घर पीछे चलना है। या भारतीय जनता पार्टी उस हिसाब से रिप्रेजेंटेशन भी तो कहाँ देती है? आपकी पार्टी के एक भी सांसद नहीं है मुस्लिम सांसद। 14% यादव हैं, 18% मुसलमान हैं। तो क्या तेजस्वी यादव से हिंदुस्तान के जरिए पूछना चाहता हूँ कि जितने यादव को टिकट देंगे उससे ज्यादा मुस्लिम को देंगे? अगर आपका माई समीकरण है, या तो आप कहिए कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं। कि शाहनवाज जी को मुसलमान होने की सजा मिल रही है भारतीय जनता पार्टी में, या अटल जी आडवाणी जी के आप इतने ज़्यादा करीबी रहे उसकी सजा मिल रही है? उनकी सब समस्या की वजह बीजेपी है, और मैं अब कह रहा हूँ सारे समाधान की वजह बीजेपी है। बिहार का सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। दरअसल साल के अंत तक बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। एक तरफ एनडीए गठबंधन सत्ता में वापसी करने के लिए सारे दांव पेच आजमा रही है, तो दूसरी ओर महागठबंधन सत्ता में वापसी के लिए राह देख रही है। वहीं पॉलिटिकल एनालिस्ट से राजनेता बने प्रशांत किशोर ने एंट्री ने मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। ऐसे में सवाल लाजमी है कि क्या एक बार फिर बिहार की जनता मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भरोसा करेगी या युवा तेजस्वी को बिहार की कमान मिलेगी? इन सारे सवालों से पर्दा उठाने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन जी। शाहनवाज जी, आपका हमारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया सर, जब हम आपकी सीवी देखते हैं तो बड़ी ही तगड़ी सीवी है। पूर्व कैबिनेट मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व एमएलसी और पूर्व बिहार के उद्योग मंत्री। सर ये पूर्व वर्तमान में कब बदलेगा? नहीं, वर्तमान में मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, इस नाते आपके बीच में आया हूँ। और वो पूर्व इस बात का इशारा करता है कि पार्टी ने बहुत सारी जिम्मेदारियां दी हैं। आप जानते हैं कि मैं 99 में 98 में लोकसभा का चुनाव किशनगंज से लड़ा था तस्लीमुद्दीन साहब के सामने, फिर 99 में वहाँ से जीता। देश में 75 साल में एक ही बार भारतीय जनता पार्टी जीती, किशनगंज से, जब मैं वहाँ चुनाव जीता। उसके बाद मैं भागलपुर आ गया, भागलपुर में 2 बार वहाँ से चुनाव जीता, 14वीं और 15वीं लोकसभा में। 16वीं लोकसभा में बहुत कम अंतर से, लेस देन 1% वोट से मैं भागलपुर से रह गया। बाद में मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे पार्टी नेतृत्व ने मुझे बिहार में एमएलसी बनाया, फिर उद्योग मंत्री बनाया। उद्योग मंत्री रहते हुए मैंने बिहार की तकदीर और तस्वीर को बदलने की कोशिश की। पहले जिसको उद्योग विभाग मिलता था उसको कहा जाता था कि ये बहुत छोटा विभाग है, इसमें कुछ नहीं हो सकता। विभाग का बजट तो बहुत छोटा था, 1400 करोड़ का था, लेकिन मैंने 17 इथेनॉल प्लांट लगाए, टेक्सटाइल पार्क लगाए, लेदर पार्क लगाए, बड़े बड़े सीमेंट के प्लांट लगाए। 1 सवा साल के अंदर बिहार के अंदर उद्योग का माहौल बनाया। और बीच में सरकार चली गई, तो हमने वादा किया था प्रधानमंत्री जी ने कि किसानों की आमदनी को दुगुना करेंगे। अब तो भागलपुर के हैं, आपको मालूम है कि वहाँ मक्का उस इलाके में, वहाँ से पूर्णिया तक और खगड़िया से लेकर सहरसा तक मिथिलांचल में मक्का होता है। 800, 900, 1000 का रेट था। इथेनॉल प्लांट लगने के बाद आज किसानों की जेब में डबल पैसे जा रहे हैं, यानी 2300, 2400 में मक्का बिक रहा है और किसानों को डायरेक्ट लाभ हुआ है। और ग्रीन एनर्जी में बिहार बड़ा रोल अदा कर रहा है। बिहार ग्रेन बेस्ड इथेनॉल में नंबर 1 राज्य बना इंडस्ट्री में, जो इथेनॉल के प्लांट लगाए। सर, जब आप उद्योग मंत्री थे तब तो हम लोगों ने खूब तारीफें सुनी है, इथेनॉल प्लांट ये सब तो सुनी थी। लेकिन सर उसके बाद जब फिर सत्ता में वापसी हुई आप लोगों की एनडीए की, तो फिर आप कहाँ पीछे रह गए? नहीं, मैं पीछे नहीं रहा पार्टी की। देखिए, हम लोग तो शतरंज के खिलाड़ी के एक मोहरे हैं, हमारे हाथ में नहीं, हमारे चलने वाले पे, कि पार्टी तय करती है कि 2.5 घर आगे चलना है या 2.5 घर पीछे चलना है। तो वो पार्टी जो कहती है, हम लोग तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो हुक्म पार्टी का होता है वो सर माथे पर रहता है। आप जानते हैं कि मैं किसी पार्टी में नहीं, कि मैंने एक ही पार्टी 86 में ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, युवा मोर्चा में रहा। जब जगत प्रकाश नड्डा जी युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष, तब मैं उनकी टीम में था। फिर उमा भारती जी की टीम में रहा। बीजेपी युवा मोर्चे का राष्ट्रीय मंत्री से भारत सरकार का केंद्रीय मंत्री बना,
और अटल जी ने सबसे कम उम्र में 32 साल की उम्र में भारत सरकार का कैबिनेट मंत्री बनाया। नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में इंडस्ट्री मिनिस्टर बनाया और हमने काम किया। देखिए, पार्टी जो सोचती है वही सही होता है। तो पार्टी ने सोचा होगा, विचारा होगा, इसलिए एमएलसी फिर से नहीं बने, फिर से लोकसभा भी नहीं लड़े, फिर आज सरकार में भी नहीं है, लेकिन पार्टी का काम कर रहे हैं। तो पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर जितना काम करना है वो काम हम करते हैं। और मेरी पार्टी ने तो जितना मुझे दिया है, मतलब 18 साल सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में रखा, जो बिहार का कोई व्यक्ति उसमें नहीं रहा। बिल्कुल। और पार्टी ने केंद्र और राज्य दोनों में मंत्री बनाया। तो पार्टी का तो हुक्म सर माथे पे रहता है। अभी मिशन एक है कि बिहार में फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनानी है। पिछली बार जो चुनाव हुआ था तो मेरे मन में मलाल रहता है, लोग कह रहे हैं भाई सीट उतनी नहीं आई, 200 के पार नहीं गई, तो क्या कारण है? तो मैं कहता हूँ जी, मैं ही कारण था, क्योंकि मैं तो कोरोना पीड़ित था तो मैं उतना प्रचार नहीं कर पाया। बिल्कुल। तो क्योंकि मैं उस वक्त 15-20 दिन हॉस्पिटल में, एम्स में रह गया था। तो इस बार 1 पॉइंट मिशन है कि हर जगह भारतीय जनता पार्टी जीते, एनडीए जीते, और अब की बार 200 के पार जाएंगे। यानी तेजस्वी यादव जो विपक्ष के नेता हैं वो पूर्व विपक्ष के नेता कहलाएंगे। 23 सीट भी उनको आने वाली नहीं है। जैसे राहुल गांधी को 14 और 19 में इतनी सीट भी नहीं आई कि वो विपक्ष के नेता का दर्जा मिल जाए, उस तरह बिहार के अंदर भी तेजस्वी यादव एंड कंपनी को कुछ मिलने वाला नहीं है। बिहार में तरक्की हुई है। नीतीश कुमार सबसे एक्सपीरियंस चीफ मिनिस्टर हिंदुस्तान के हैं, 20 साल का अनुभव है, बेहतरीन काम कर रहे हैं। बिहार तरक्की के रास्ते पर है। रोड, बिजली, पानी, सड़क में तो हम बहुत आगे निकल गए, और अब इंडस्ट्री में भी बहुत अच्छा काम हो रहा है बिहार के अंदर। हमने तो बेस बनाया था, उस बेस पे सब कुछ आगे बढ़ रहा है। तो बिहार सिर्फ एक गोडाउन नहीं बनेगा। पहले बिहार गोडाउन था, जिसको भी जो चीज़ बेचना है वो बिहार में ले जाके गोडाउन में रखता है, वेयर हाउस खुलता है। आप जाइएगा पटना के पास तो आपको लगेगा कहाँ आ गए, कौन सा सिटी है, वेयर हाउस सिटी, हर जगह वेयर हाउस है। यानी बिहार में माल बनाएंगे कहीं और, अब बेचेंगे आगे बिहार में। तो बिहार की ताकत है। 14 करोड़ बिहारी वही खरीदे जो बिहार में बनता है, तो बिहार के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर में तो नीतीश कुमार जी ने 10 लाख से ज़्यादा रोजगार दे दिया, अभी भी दे रहे हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार डेवलप हो। तो आप देखिए कितना अच्छा काम हुआ है। आप अगर बिहार में देखें, बेगूसराय पेट्रोकेमिकल का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भारत सरकार ने किया। खाद का कारखाना जो बंद था उसको मोदी जी ने चालू किया। एनटीपीसी हुआ वहाँ पे, इथेनॉल का प्लांट वहीं पे हुआ, कैंपा का प्लांट बन रहा है, और पेप्सी का प्लांट बन गया। प्लास्टिक पार्क, जिसको इंडिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक पार्क बेगूसराय में हुआ, वहाँ पे आप चले जाइए। राहुल गांधी अभी गए थे, अगर वो रात में रुक जाते देखते तो क्या चमक रहा है बिहार। तो उसको तो कन्हैया ले गए थे पकड़ के, लेकिन उन्होंने देखा तो होगा। और गंगा जी पे देखिए पुल बन रहा है, मोकामा पुल एक था, हम लोग उधर से जाते हैं। अब भागलपुर जाने में हम तो 4 घंटे के अंदर में पहुंच जाते हैं भागलपुर, इतना अच्छा रोड बन गया है। तो नीतीश कुमार अच्छा काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और कई पार्टियां आई हैं, कांग्रेस पार्टी तो बेपेंदी की है, उसको तो अभी लुढ़क कर कहीं भी जाना है। एनडीए अलायंस बनाया, वो भी खत्म हो गया। तो कांग्रेस पार्टी को एक ही चीज़ है कि तेजस्वी यादव क्या 70 सीट कांग्रेस को देंगे? क्या कांग्रेस तेजस्वी यादव का नेतृत्व मानेगा? अभी उनके अंदर द्वंद्व है। और इधर प्रशांत किशोर आए हैं, वो बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन उपचुनाव में चारों जगह जातीय आधार पर उन्होंने टिकट दिया। 3 माझी लड़ रहे थे तो एक पासवान को दिया, 4 हिंदू लड़ रहे थे तो एक मुसलमान को दिया। अब वो कह रहे हैं, एक तरफ तो कहते हैं, अपनी बात को कंट्राडिक्ट करते हैं, बड़ी बोलने में तो माहिर है, और यही सब काम ही है, नारा लिखना, बोलना, ये सब काम उनका रहा है। तो एक तरफ तो कहते हैं कि साहब हम बिहार में जात पात से ऊपर उठ के बच्चों के भविष्य के लिए सोचिए, और फिर कहते हैं हम 40 मुसलमान को टिकट देंगे। अरे भाई, धर्म के नाम पर कहीं टिकट होता है? और राजद है जो कहती है माई समीकरण है, 14% यादव हैं, 18% मुसलमान हैं। तो क्या तेजस्वी यादव से हिंदुस्तान के जरिए पूछना चाहता हूं कि जितने यादव को टिकट देंगे उससे ज़्यादा मुस्लिम को देंगे? अगर आपका माई समीकरण है, या तो आप कहिए कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं, तथ्य से परे बात बोल रहे हैं। लेकिन जब मंत्री बनाना होगा तो 8 यादव बनाएंगे, 4 ही मुसलमान बनाएंगे। जब टिकट देना होगा तो मुस्लिम को कम देंगे
और उनको कहेंगे नहीं बीजेपी जीत जाएगी अगर तुमको हम देंगे तो रिप्रेजेंटेशन तो वो भी नहीं दे रहे, सिर्फ माई समीकरण कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो कांग्रेस से कहा क्या 50% टिकट दे दीजिए मुसलमान को, कांग्रेस का अध्यक्ष बना दीजिए किसी मुसलमान को। खाली मुसलमान के वोट पर नजर है, मुसलमानों को खाली भड़काना। अभी वक्फ अमेंडमेंट आ गया, उस पर भड़काने में लग गए सब कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट मुसलमानों की मस्जिद छीन लेगा, दरगाह छीन लेगा, कब्रिस्तान छीन लेगा, खानका छीन लेगा। जबकि जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया है वो किसी की न दरगाह छीनेगी, न मस्जिद, न कब्रिस्तान, बल्कि जो लोग लैंड कब्जा किए हुए हैं उनसे छुड़ाने के लिए कानून है। ये वाकिफ जो वक्फ करता है वो इसलिए करता है कि जो जैसे दान है, आपने गौशाला की जमीन को मैं सरल भाषा में कह दूं, बिल्कुल, तो आपने दान किया, अपने बच्चों का हक मार के कि गौशाला में देंगे, और कोई उसको बेच ले तो दान वाले को कितना दुख होगा। इसमें भी जो वाकिफ है जिसने वक्फ किया वो किया यतीमों के लिए, बेवा के लिए, विधवा के लिए, लेकिन कौन फायदा ले रहा है? एक मस्जिद है बीच में कनॉट पैलेस में बना ली 20 दुकानें और पगड़ी में दे दिया 200 रुपए में, 2000 रुपए में, और अंडर टेबल ले लिया करोड़ों रुपए। तो यही सब तो हो रहा है, उनको बहुत दिक्कत है। इसलिए जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर चाहे ममता बनर्जी हो या कांग्रेस हो या राजद हो या सपा हो या कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो, ये सिर्फ भड़का रहे हैं। मैं आपके पॉडकास्ट के जरिए मुस्लिम भाइयों को कहना चाहता हूं, आप लोगों को भड़काया था इन लोगों ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था जो लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में धर्म के नाम पर अल्पसंख्यक सताए जाते हैं और उनका धर्म खतरे में रहता है, जो भारत आएंगे उनको नागरिकता देने वाला कानून था। क्या शाहीन बाग हुआ, जगह जगह धरना हुआ, तो क्या वो लोग माफी मांगेंगे जिन्होंने वो धरना गलत दिया था? कई जगह दंगा हो गया, जमुना पहाड़ में दंगा हो गया, कई लोग मर गए, कौन जिम्मेदार था? जिन लोगों ने धरना दिया था उन पर मुकदमा चलाना चाहिए, उन सब की हत्या का, जिन लोगों की हत्या हुई दंगा में, जो लोग मारे गए। क्यों गुमराह कर रहे हैं? आज भी गुमराह करने की कोशिश हो रही है। जैसे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लाए, मुसलमानों की जमीन छीन लेंगे, ईदगाह छीन लेंगे, कब्रिस्तान छीन लेंगे, एकदम 1 इंच जमीन भी छीनने वाली नहीं है, बल्कि माफियाओं से, लैंड माफिया जो वक्फ बोर्ड के अंदर बैठे हैं, जो मतवल्ली बेच देते थे अपने मन से, उन पर लगाम लगेगा। सर लेकिन आप तो बीजेपी के कद्दावर नेता रहे हैं और स्टार कैंपेनर भी हैं। सबसे बड़ा सवाल तो सर यही है कि क्या आप लोग तो मुसलमानों के खिलाफ कहते हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन क्या आप लोग समझा क्यों नहीं पाते हैं फिर? मतलब या भारतीय जनता पार्टी उस हिसाब से रिप्रेजेंटेशन भी तो कहाँ देती है? आपकी पार्टी के एक भी सांसद नहीं है मुस्लिम सांसद। हाँ, हमारे लोकसभा में कोई मेंबर नहीं है। हमारे विरोधी यही सब बात बोलते हैं कि मंत्री नहीं है तो सांसद नहीं है। तो क्या होगा, जो अगर उसी धर्म का सांसद होगा या मंत्री होगा, भाई समाज की चिंता करेगा? संविधान में कहीं धर्म के आधार पर मंत्री का रिजर्वेशन है? नहीं है। और अगर नेता ईमानदार हो, नरेंद्र मोदी जैसा, जो अनाज दे तो सबको, आयुष्मान भारत दे सबको, अकाउंट में पैसा डाले तो सबको, तो ऐसा अगर नेता हो तो जरूरी है कि अब लोग प्रचार कर रहे हैं, जैसे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में कहा कि ट्रिब्यूनल में नहीं जाएगा, ये चला जाएगा डीएम के पास। अगर अपनी जमीन का आपको दाखिल खारिज कराना हो तो एंकर हो या डीएम या हो एसपी या प्रधानमंत्री, उसको कहाँ जाना पड़ता है? डीएम की यहाँ या सीओ की यहाँ, डीसीएलआर की यहाँ। वहाँ तो आप अपना कागज ठीक कराएंगे, लेकिन वक्फ की जायदाद के लिए आप ट्रिब्यूनल में जाएंगे। तो अब तो और इजी कर दिया, लेकिन कहते कि नहीं साहब डीएम के यहाँ जाएगा, वहाँ तो ट्रिब्यूनल में मुस्लिम जज होते। तो ये तो नहीं चलेगा ना कि डीएम और सीएम और पीएम ये मुस्लिम होंगे तभी आप वहाँ काम कराएंगे। ये पूरी तरह गलत प्रचार है। जहाँ तक रिप्रेजेंटेशन का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने तो रिप्रेजेंटेशन दिया ही है। मैं ही 13वीं, 14वीं, 15वीं तीनों लोकसभा में बीजेपी का इकलौता मुस्लिम सांसद था। आपके भागलपुर से ही था, और भागलपुर में बहुत कम वोटों से पराजित हो गया। तो कितना दुष्प्रचार हो रहा था कि मुसलमानों अगर बीजेपी को वोट दोगे तो ये पाकिस्तान भेज देंगे, और पाकिस्तान भेज देंगे, उसके वजह से मुस्लिम समाज के लोगों को लगा कि शाहनवाज को जिताएंगे तो पाकिस्तान जाना पड़ेगा। तो कौन पाकिस्तान जाता? उन्होंने तो हमें वोट दिया नहीं। लेकिन सर वो लोग तो अपना मैसेज कन्वे कर पा रहे हैं ना, ग्राउंड तक करवा रहे हैं कि बीजेपी जो है मुसलमान के विरोधी है। मैं सर जब आप चुनाव लड़ रहे थे तब भी मैं वहीं पे था, पढ़ाई कर रहा था, तभी भी लोग कह रहे थे कि शाहनवाज जी आएंगे, शाहनवाज को मत जिताओ क्योंकि अगर शाहनवाज जीत गए तो मोदी आ जाएगा। और सर ये मैंने ग्राउंड पे सुना है। तो सर आप लोग इस मैसेज को क्यों नहीं कन्वे कर पा रहे हैं? मोदी को वो रोकने वाले थे, मोदी तो आ गया, मोदी है, मोदी रहेगा,
खुदा उनको उम्र दे, लंबी उम्र तक वो देश के नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे। और 2034 में भी जो ओलंपिक होगा हिंदुस्तान में, उसकी मशाल प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ही जलाने वाले, तो उनको तो रोक नहीं पाया। इसलिए मैं कह रहा हूँ, देखिए गलतफहमी बहुत है, भारतीय जनता पार्टी के बारे में दुष्प्रचार बहुत है, मुसलमानों को डराया जाता है, मुसलमानों बीजेपी के पास मत जाना, बीजेपी वाले तुम्हें खा लेंगे, बीजेपी आ जाएगी, मोदी आ जाएगी तो मुसलमानों का हिंदुस्तान में रहना मुश्किल हो जाएगा। और मोदी के आने के बाद तो हिंदुस्तान में मुसलमानों का रहना आसान हो गया। घर बैठे अनाज आ रहा है, घर बैठे अकाउंट में पैसा आ रहा है, सिलेंडर मिल रहा है, 5 लाख के इलाज की गारंटी मिल रही है, पक्का मकान मिल रहा है। तो उसमें भी जो गरीब है, तो मुस्लिम जितनी आबादी उससे ज़्यादा गरीब है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने कहा कि हिंदुस्तान का मुसलमान पिछड़ा है, गरीब है, बेरोजगार है, तो उसको ज़्यादा मिल रहा है। तो कहीं भेदभाव नहीं है। आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए, अमन है, शांति है, अमान है, वहाँ योगी जी की हुकूमत है। तो जो शरीफ आदमी है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, उसको सरकार से नहीं डर लगता। और जो गुंडे हों, वो हिंदू हो या मुसलमान, उनको लगता है योगी के राज में अगर गड़बड़ करोगे तो छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये एक सरकार का रुतबा ही होता है, इकबाल है। तो आज योगी जी का इकबाल है कि हर शरीफ आदमी आराम से रह रहा है। तो रिप्रेजेंटेशन का जहाँ तक सवाल है, आप देखिए, जब आज़ादी मिली तो धर्म के नाम पर इस देश का बंटवारा हुआ और बड़ी तादाद में मुसलमान पाकिस्तान के पक्ष में थे। लेकिन उस वक्त मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लोगों को कहते थे, मुसलमानों अगर तुम इस मुल्क को छोड़कर जाओगे तो तुम्हारी मस्जिद का क्या होगा, दरगाह का क्या होगा, कब्रिस्तान का क्या होगा, तुम्हारे बाप दादा के मज़ारों का क्या होगा। तो जिन्ना ने कहा था कि हम तो पाकिस्तान में जामा मस्जिद बनाएंगे, अगर सब चले जाते तो क्या होता। लेकिन मौलाना आज़ाद की बात पे लोग रहे और बाद में लोगों ने माना कि जिन्ना का रास्ता सही रास्ता नहीं था, मौलाना आज़ाद का रास्ता सही रास्ता था। मैं भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के रास्ते पर हूँ। मैं मुस्लिम समाज को कहता हूँ, आइए मुख्यधारा के साथ, आइए मोदी के साथ, आइए बीजेपी के साथ। जिनसे आप डराते हैं, आप डरिए मत। 11 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, किसी एक मुस्लिम का भी धर्म के नाम पर बाल बांका नहीं हुआ है, बल्कि सबकी फिक्र की है। नरेंद्र मोदी गरीब की फिक्र करते हैं, क्योंकि गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना। उसका एक मकसद है कि किस तरह गरीब को गरीबी रेखा से ऊपर लेकर जाएं, देश को तरक्की के रास्ते पर लेकर जाएं। और नरेंद्र मोदी के चश्मे से 140 करोड़ हिंदुस्तानी एक जैसे दिखते हैं, लेकिन इसको समझाने में वक्त लगेगा। बहुत दिन से मुस्लिम समाज में दुष्प्रचार है कि उनकी सब समस्या की वजह बीजेपी है, और मैं अब कह रहा हूं सारे समाधान की वजह बीजेपी है। दूसरी सियासी पार्टियां, कांग्रेस समस्या है, बीजेपी समाधान है। यही मैं मुस्लिम भाइयों से अपील करना चाहता हूं। सर, अगर ये यहाँ तक हम लोग बात कर रहे हैं तो एक व्यक्तिगत सवाल पूछ लेता हूँ सर। जो जनता के बीच में, जन सामान्य में बहुत ज़्यादा ये चल रही है कि शाहनवाज जी को मुसलमान होने की सज़ा मिल रही है भारतीय जनता पार्टी में, या अटल जी आडवाणी जी के आप इतने ज़्यादा करीबी रहे उसकी सज़ा मिल रही है। क्योंकि सर हम लोग जब देखते हैं शाहनवाज जी 2014 में सरकार बनने के बाद, या मुख्तार अब्बास नकवी जी, नेजमा हेपतुल्लाह जी, जब ये सीरीज़ देखते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि जो है भारतीय जनता पार्टी जो है या तो धर्म के चश्मे से देख रही है, या फिर आपको अटल जी आडवाणी जी के दौर में आप इतने मतलब कद्दावर मंत्री रहे तो फिर उसकी सज़ा मिल रही है। नहीं, कोई सज़ा नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी मुझे शाहनवाज के नाते नहीं, कार्यकर्ता के नाते देखती, और कार्यकर्ता के नाते जो जिम्मेदारी है वो देती है। और मैं अपनी पार्टी में कभी कुछ मांगने नहीं जाता हूँ। मैंने लोकसभा का टिकट नहीं मांगा, मैंने कोई पद नहीं मांगा, मैंने प्रधानमंत्री जी से या गृह मंत्री जी से या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जाके कुछ कहा नहीं। जो निर्णय पार्टी का होता है, मेरी पार्टी ने इतना मुझे दिया है कि कुछ न भी दे तो मैं इसी पार्टी में काम करने वाला हूं, इसमें कोई शक नहीं। सर, ये तो हम लोगों ने सुना है, एक हमारे पास मतलब सूचना आई थी कि 2015 में भी आपके लिए सुपौल का एक कंस्टिट्यूएंसी है, वहां से आपके लिए मतलब टिकट लास्ट तक रखा गया था। और सर पता नहीं ये कितना सच है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में भी आपको पटना के आसपास या कहीं से टिकट मतलब ये कंफर्म था, लेकिन आपने ही मना किया, जबकि आप लोग कहते हैं कि पार्टी अनुशासन से चलती है। तो क्या ऑफर किया गया था सर? नहीं, ऑफर की बात नहीं है, पार्टी की इच्छा थी, लेकिन मैं उस वक्त मन नहीं बना पाया था। और बिहार की राजनीति में हम तो शुरू से लोकसभा में ही रहे, तो पार्टी ने कहा है अब हम बिहार में ही काम कर रहे हैं। अभी तो हमारा 90% टाइम बिहार में ही बीतता है। सर,
आप लोग जो है, जब भारतीय जनता पार्टी तो जंगल राज के खिलाफ सरकार में आई थी कि जंगल राज है, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी आई थी। अगर 20 साल की सरकार भी उसने अच्छे से चलाई सर, लेकिन अभी भी आप लोगों को ये क्यों कहना पड़ रहा है कि लालू यादव का राज आ जाएगा, जंगल राज आ जाएगा, और फिर ये चीज आप लोग विकास पे अब क्यों बात नहीं कर पाते हैं, या फिर क्यों 20 साल के दौरान आपने क्या काम किया इस पर क्यों बात नहीं होती? देखिए, अगर उजाला है और अंधेरा हो ही ना, तो कोई बच्चा हो उसको पता ही नहीं लगेगा अंधेरा क्या होता है। हम अंधेरे को से लोगों को अलर्ट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए, नीतीश कुमार उजाला हैं और राजद अंधेरा है, जिसने बिहार को बहुत साल पीछे किया। तो लोगों को तो याद दिलाना पड़ेगा कि ये लोग फिर से नई पैकेजिंग के साथ आना चाहते हैं, लेकिन ये वही लोग हैं जिनके वक्त में लोग दरवाजे से निकलते नहीं थे, किडनैपिंग हो जाती थी। आप ही के भागलपुर में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, कहाँ है मेरा किसले बिल्कुल का किडनैपिंग हुआ था, और उनके इस बयान से पूरे बिहार में बदलाव हो गया था। तो हम लोग चाहते हैं लॉ एंड ऑर्डर हो। नीतीश कुमार सुशासन के प्रतीक हैं, सबको लेकर चल रहे हैं। आज हमारी बहुत अच्छी सरकार है, बीजेपी जेडीयू मिलकर सरकार चला रही है। और पिछली बार तो चिराग पासवान अलग चले गए थे एनडीए से, तो कुछ वोटों का डेंट ज़रूर लगा था। इस बार तो चिराग जी साथ हैं, नीतीश कुमार जी हैं, मांझी जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी साथ है, नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद है, डबल इंजन की सरकार है। अब देखिए मोदी जी अभी भागलपुर गए थे, फिर मधुबनी जा रहे हैं, 24 अप्रैल। तो 24 तारीख को मधुबनी में रहेंगे। तो कितना प्यार है उनके मन में। आज देखिए बिहार में बड़े बड़े रोड पुल बन रहे हैं, 1 मिनट के लिए बिजली नहीं जाती है। अब इन्वर्टर खरीदना बंद कर दिया है लोगों ने। तो इतने अच्छे बिहार को अगर तरक्की के रास्ते पर हम लोग ले जा रहे हैं, तो जनता हमारे साथ क्यों नहीं आएगी। इसलिए हम बताते हैं कि वो लालटेन अंधेरे का जो है वो प्रतीक था, और कमल तो उजाला होते ही खिल जाता है। तो ये लोगों को बताना तो पड़ेगा। यानी सर कमल इस बार खिलेगा बिहार में? एकदम कमल खिलेगा, और हमारे सहयोगी भी खिलेंगे। सर आपके सहयोगी खिलेंगे, लेकिन आपका तो सपना रहा है कि बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, तो क्या इस बार हम मान के चलें कि भारतीय जनता नीतीश कुमार पार्टी जी कौन गैर हैं, हमारे ही हैं, हमारे थे, हमारे हैं, हमारे ही रहेंगे। मतलब फिर से एक बार नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री नहीं, ये बनेंगे? तो हमारे पार्टी नेतृत्व ने कहा है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, जीतेंगे, सरकार बनाएंगे। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये तो आप मान रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री भी वही बनेंगे ये आप? हाँ, वही बनेंगे, इसको बार बार बोलने की क्या जरूरत है। वही मुख्यमंत्री इतना अच्छा काम कर रहे हैं, अभी भी जनता में बहुत बड़ा सपोर्ट है। आप पत्रकार नहीं बनकर ऐसे जाइए, चुपचाप पूछिए, गाड़ी में पैसेंजर ट्रेन में जाइए, तो देखिए कि कितनी लोकप्रियता है एनडीए सरकार की। लेकिन सर नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य के बारे में इधर हाल फिलहाल में बहुत कुछ चल रहा है, लोग बोल रहे हैं, मीडिया में चल रहा है, डेली एक खबर देख एकदम रहे हैं सक्षम है, कि स्वस्थ नहीं लंबा है। वॉक करते हैं सुबह 8-9 किलोमीटर, और तैयार रिकॉर्ड कहाँ होते रहे हैं हैं। सर? हाँ, मैं कह रहा हूँ, सुबह बैठ जाते हैं, हम लोग जाके मिलते हैं, इतने अच्छे से बातचीत होती है। अब एक वीडियो में एक महिला का वो फोटो ले रही थी, उसको पिता तुल्य है नीतीश कुमार, बिल्कुल। उसको कहा बेटा इधर आ जाओ, ऐसे फोटो लो, वो घबरा रही थी, तो उसको कह दिया कि अरे नीतीश कुमार ने छू लिया। यहाँ दिल्ली में तो एक दूसरे को हक करते रहते हैं लोग, तो दिल्ली में तो कोई नहीं कहता। और अगर वहाँ एक पुत्री तुल्य लेडी को उन्होंने कहा बेटा ऐसे ले लो अवार्ड, तो इसमें हंगामा खड़ा कर दिया। तेजस्वी यादव जब उनके साथ थे तो स्वास्थ्य बड़ा अच्छा था, और तेजस्वी यादव हट गए हैं तो उनको नीतीश कुमार के स्वास्थ्य में खोट लगता है। प्रशांत किशोर जी को जब देखिए तो वो नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य पे बोलते रहते हैं। नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार का दौरा किया प्रगति यात्रा में, पूरे जाड़े में 38 जिले में गए, 38 जिले में काम को नोट किया, कैबिनेट में पास किया, और कैबिनेट में पास करके काम कंप्लीट भी हो रहा है। पूरा काम जो जो बचा हुआ था वो करके दिखा दिया। ऐसा कोई मुख्यमंत्री मिलने वाला है? शाहनवाज जी, तो एक बात हमारे पॉडकास्ट पे आप क्लियर कीजिए, आप तो खुद स्टार कैंपेनर हैं एकदम। हम लोग देखते हैं कि हेलीकॉप्टर से, जहाज से पूरा एकदम प्रचार करने के लिए जाते हैं। क्या इसी गति से नीतीश कुमार भी पूरे बिहार में दौरा करेंगे? नीतीश कुमार जी दौरा कर रहे हैं। अभी मैंने आपको बोला ना, हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। आप देखिए नीतीश कुमार जी कितना दौरा किए। लेकिन सभाओं में जाना कम कर दिए हैं, पब्लिक मीटिंग नहीं ले रहे हैं। अरे पब्लिक मीटिंग लेंगे ना, अभी प्रधानमंत्री जाएंगे ना मधुबनी, तो नीतीश कुमार बोलेंगे
अभी भागलपुर गए थे प्रधानमंत्री तो नीतीश कुमार जी बोले कि नहीं? अभी अमित शाह जी गए थे तो पब्लिक मीटिंग में नीतीश कुमार जी थे कि नहीं? बहुत बड़ी साजिश चल रही है कि नीतीश कुमार में कोई कमियां ना निकालो, उनके सेहत पे हमला करो ताकि जनता में भ्रम पैदा कर जाए, और ये भ्रम हम लोग पैदा होने नहीं देंगे। तो सर आपके लिए तो अच्छा ही होगा ना, अगर एनडीए नीतीश कुमार कमजोर होंगे तो जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनाने का सपना है, कई बार तो मैं सुन रहा था सर कि शाहनवाज हुसैन भी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं या उनका भी नाम लिस्ट में है। मतलब ये फेयर है, आप हमारे पॉडकास्ट में आए हैं, लेकिन मैं 2-3 लोगों का नाम, उसमें मैंने आपका भी सुना है कि मतलब ये भी बन सकते हैं। अब जनता कहीं कहीं कुछ कुछ बोल देती है, लेकिन मैं मुख्यमंत्री पद के दौड़ में नहीं हूँ, मैं मुख्य कार्यकर्ता के दौड़ में हूँ। दिन रात मेहनत करके हमारी एनडीए की सरकार बनानी है, स्ट्राइकिंग रेट अच्छा रखना है, अब की बार 200 के पार जाना है, और बिहार में एक अच्छी सरकार बिहार की तरक्की के लिए बनाना है, 25 से 30 के लिए सरकार बनाना है। सर हमारे पूरे बिहार में हिंदुस्तान को खूब देखा जाता है, आपको तो अरे पता ही है। मैंने हिंदुस्तान को पढ़ा भी जाता है, देखा और भी हिंदुस्तान डिजिटल को देखा भी जाता है। मैं तो अपनी खबर देखनी हो तो शाहनवाज हुसैन लिखता हूँ, एल्गोरिथम के हिसाब से वो आ जाता है पूरी खबर। तो हिंदुस्तान तो गांव-गांव में लोग इंतजार करते हैं हिंदुस्तान ने क्या कहा। ये तो भरोसे का दूसरा नाम है हिंदुस्तान डिजिटल। तो सर इसी पे ये भरोसा दिला सकते हैं आप कि बिहार में जो पलायन अभी है, हम लोग दिल्ली में रहते हैं लेकिन देखते हैं हमारे घर परिवार से, गांव से इतने लोग बाहर जाने को मजबूर हैं अभी भी, उस हिसाब से देखिए बाहर लोग जाएंगे, वो रुकेगा नहीं, लेकिन सर टारगेट भी तो होता है। लेकिन मजबूरी में नहीं जाएंगे। लेडी श्री राम कॉलेज में पढ़ना है, श्री कॉमर्स कॉलेज में पढ़ना है, सेंट स्टीफन में पढ़ना है, कहीं पर अच्छी नौकरी लगेगी आईटी कंपनी में तो वहां जाएंगे, लेकिन मजदूरी के लिए बिहार से बाहर नहीं जाएंगे। इतनी फैक्ट्रियां लगेंगी कि बिहार दूसरे राज्य के लोगों को भी जॉब दे, ये सपना लेकर हम लोग चल रहे हैं। सर हर नेताओं से अलग अलग तरह का सवाल हो सकता है, लेकिन सर आप इंडस्ट्री मिनिस्टर रहे हैं और हम लोग जानते हैं कि आप जो है पढ़ते लिखते रहते हैं, लिखते रहते हैं, तो सर एक फ्रेमवर्क ये बता दीजिए, अगर आपकी सरकार आई, मान लीजिए आप उद्योग मंत्री बनते हैं या कोई भी आपके सरकार से उद्योग मंत्री बनता है, तो क्या फ्रेमवर्क क्या रहेगा? मतलब हम लोग सुनते हैं कि फ्रेमवर्क देखिए, बिहार का सौभाग्य है कि मेरे मित्र गिरिराज सिंह जी टेक्सटाइल मिनिस्टर है। देखिए इथेनॉल में जितना काम होना था वो हो गया। आपके करीबी मित्र हैं? हाँ, अरे मैं और गिरिराज बचपन के साथी हैं, युवा मोर्चा के। लेकिन बयान तो जो है एकदम खतरनाक वाले। अरे बयान तो अलग अलग बीजेपी के नेता हैं, अलग अलग टोन है, लेकिन धैर्य तो एक ही है। तो गिरिराज सिंह अभी टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं। बिल्कुल। और बांग्लादेश में प्रॉब्लम है, इंडिया से भी बांग्लादेश आगे हो गया था। टेक्सटाइल के क्षेत्र में गिरिराज सिंह इतना अच्छा काम करेंगे कि बिहार के जो मजदूर क्लास के लोग हैं जो टेक्सटाइल में आएंगे, उनको बिहार से बाहर कहीं नहीं जाना पड़ेगा, बिहार में ही उनको रोजगार मिलेगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। सर जब बिहार चुनाव की बात हो रही है तो वहाँ पे शराबबंदी बहुत बड़ा मुद्दा है, और प्रशांत किशोर जी जो हैं आए हैं तो आजकल लगातार हर सभाओं में कह रहे हैं कि 1 घंटे में शराबबंदी हटा देंगे, तो क्या आप लोग शराबबंदी को? अब वो तो देखिए, प्रशांत की जी बहुत मेहनती आदमी है, स्ट्रेटजिस्ट हैं, चुनाव में उनको पता है कौन नारा गढ़ेंगे तो कैसा बिकेगा, ये सब उनको मालूम है। तो ये भी उनका एक नारा है, 1 घंटे में कर देंगे। बिहार में शराबबंदी है, बापू की कर्म भूमि है, अच्छे नियत से फैसला लिया गया है। हाँ, शराबबंदी का कई जगह ब्लैक से भी शराब मिल जाती है और उस पर सख्ती से कार्रवाई भी होती है। हम लोग ऐसी कोशिश करेंगे कि पूरी जो शराब नीति है उसमें एक भी बोतल ब्लैक से ना मिले, ऐसी कोई व्यवस्था करनी है, वो भी सुधार करेंगे। लेकिन प्रशांत जी का ये कहना 1 घंटे में शराब बंदी को हटा देंगे, भाई आप ये तो कहिए शराब अच्छी चीज है क्या? बिल्कुल नहीं। प्रशांत जी एक तरफ तो गांधी का नाम लेके चंपारण में राजनीति करते हैं, गांधी के नाम पे करते हैं, उनकी तस्वीर लगाते हैं और नीचे में बोतल रख देते हैं, ये तो ठीक नहीं है। सर प्रशांत किशोर को आप कितना बड़ा फैक्टर मानते हैं बिहार के चुनाव में, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि 25 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे? वो तो यही बोलेंगे ना, प्रशांत जी क्या बोलेंगे? प्रशांत जी को बीजेपी के प्रवक्ता है या आरजेडी के प्रवक्ता है, वो तो अपना मार्केटिंग है, उनको मार्केटिंग आती है, पॉलिटिकल मार्केटिंग, तो उनको पता है कि ये बोलेंगे। ऐसे तो 4 जगह उपचुनाव लड़े, एक जगह उनको वोट मिला कि सब माझी लड़ रहे थे तो एक पासवान को दिए, तो पासवान जी अपना वोट लाए, कहा गया कि ये पीके का वोट है। और एक जगह उन्होंने जमशेद को खड़ा कर दिया, जो निर्दलीय भी लड़ता तो ज़्यादा वोट लाता, कह दिया कि ये पीके का वोट है। तो उन्होंने भी तो, वो मुझे उनसे बड़ी उम्मीद है, लेकिन वो बातें क्या कर रहे हैं, 40 मुस्लिम को टिकट देंगे,
तो इतने इसको देंगे। भाई अब धर्म बिहारी बिहारी, मैं तो आज कोशिश करता हूं कि आप जातीय जनगणना हो गई, हर किसी की आबादी पता लग गई बिहार के अंदर, तो जो बिहार की बड़ी आबादी है, मैं हिंदुस्तान के जरिए पहले भी सवाल उठाया, पूछना चाहता हूं तेजस्वी यादव जी से, मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन देंगे या हर बार माई समीकरण करेंगे? और पहले एक बार लालू यादव जी, फिर राबड़ी जी, फिर तेजस्वी जी विधायक दल के नेता बनेंगे। क्या तेजस्वी यादव समीकरण में से अपने जात के अलावा किसी मुस्लिम को आगे कर सकते हैं? वो जवाब दे, उनको जवाब देना चाहिए कि खाली वोट लेंगे सिर्फ डरा डरा के। खुदा से डरने वाली कौम को वो बीजेपी से डरा रहे हैं, और अब सब समझ गए जो अच्छा काम करेगा। हम लोग जाते हैं भागलपुर के इलाके में, पूर्णिया के इलाके में, तो लोग कहते हैं देखिए दिलीप जायसवाल जी एमएलसी हैं, उनको मुस्लिम वोट ही मिल जाता है, उससे एमएलसी बन जाते हैं। हम लोग अभी सब जगह जाते हैं तो लोग कहते हैं साहब हमें जात धर्म नहीं देखना, हमें काम करने वाले को जिताना है। आपके भागलपुर में ही भले 3 बार से भारतीय जनता पार्टी विधानसभा नहीं जीत पाई, और लोकसभा में भी हम 783 करीब वोट से भागलपुर टाउन से पीछे थे, जो नहीं होना चाहिए। तो हम लोग वहाँ भी कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ शहरी इलाका है, समझदार लोग हैं, उनको भी बता रहे हैं। उस पूरे इलाके में सीमांचल में हमारा रिजल्ट नहीं अच्छा रहा था, मिथिलांचल अच्छा रहा था, और भागलपुर में भी हम लोग 4 लड़े थे, कहलगांव, फिर 35 और बिहपुर, भारतीय जनता पार्टी और भागलपुर लड़ी थी, और जो सबसे मजबूत सीट है वही हम लोग नहीं जीते। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं लोगों को कि आप जात धर्म मत देखिए, आप डेवलपमेंट देखिए, अपने इलाके की तकदीर और तस्वीर कैसे संवरेगी वो देखिए, ये अपील करना चाहते हैं। और मेरे तो जिंदगी का मकसद ही है कि जात धर्म से ऊपर उठकर लोग पूरी तरह से ईमानदारी से वोट करें, अच्छे उम्मीदवार के लिए, अच्छी पार्टी के लिए वोट करें। सर जब भागलपुर की बात आ ही गई, मैं वहाँ पे रहा हूँ, दरअसल 10 साल के लगभग पढ़ाई की है, आप वहाँ पे पॉपुलर भी काफ़ी हैं, तो सर एक बार हिंदुस्तान के जरिए ये बताइए कि क्या इस बार शाहनवाज हुसैन जी को हम भागलपुर से लड़ते हुए देख सकते हैं? नहीं साहब, हम मुख्य कार्यकर्ता रहेंगे, पूरी मेहनत करेंगे। हम चाहेंगे कि लोग याद करें कि सबसे ज्यादा मेहनत शाहनवाज ने किया, दौड़ा तो आपका काफी हो रहा है। सबसे हम पार्टी सब कुछ लेना नहीं चाह रहे, मैं पार्टी को देना चाह रहा हूँ। मेरी पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, तो मैं पूरी मेहनत करके हमारी एनडीए की सरकार बने, 200 के पार हम लोग जाएं, और भारतीय जनता पार्टी एकदम 100% स्ट्राइकिंग रेट से जीते, हमारे सहयोगी भी अच्छे स्ट्राइक रेट से जीते। ये ध्येय लेकर काम कर रहे हैं, मैं किसी दौर में नहीं हूँ। सर हम सवाल के अंतिम दौर में हैं, बड़ा भाई कौन रहेगा, जदयू या बीजेपी? ये भाई क्या होता है? कहते हैं हम नहीं तो साथी हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं। नहीं, आपकी पार्टी अरे कोई रिश्तेदारी नहीं हम लोग का है, हम लोग तो एक सीट शेयरिंग में तो दिखता है। बड़े मकसद के तहत काम करते हैं। लोकसभा में भी हम लड़े, लोकसभा में और विधानसभा में भी हम लड़ेंगे, और कोई विवाद नहीं है। जब मित्र होते हैं तो सीट कोई मैटर नहीं करता है। सर अब चुनाव तो ठीक है, लेकिन विकास पे थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि आपसे मैंने जब रिसर्च में कर रहा था तो मुझे लगा कि 1-2 क्वेश्चन स्पेसिफाइड पूछना चाहिए आपसे। सर आप क्रिकेट के शौकीन हैं, मुझे इतना पता चला है, आपके करीबी से भी पता चला है, कई बार तो आप सुनते हैं कि रील भी देखते हैं, ये भी पता है कि क्रिकेट के शौकीन। हम रोज देखते हैं। हाँ मतलब एक पॉडकास्ट वाले हैं, नाम नहीं ले रहा हूँ, बिल्कुल, तो वो क्रिकेट पे भी स्टोरी बनाते हैं। अच्छा, तो मैं हाँ ये बातें मुझे पता मैच चली है। नहीं देख पाता हूँ तो जरूर सुनता सुन हूँ, लेता है। हाँ और इसलिए मैं देखिए देश का खेल मंत्री भी रहा हूँ। बिल्कुल सिडनी ओलंपिक में मैं भारतीय बिल्कुल। प्रतिनिधिमंडल का नेता था, बिल्कुल। और क्रिकेट से हमें बहुत लगाव रहता है, हर खेल से रहता है। तो बिहार में भी खेल की बड़ी संभावना है। अब बड़े बड़े स्टेडियम बन रहे हैं, खेलो इंडिया हो रहा है, प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं। क्रिकेट स्टेडियम एक तो बना था, आपको पता ही है कि वो किस स्थिति में, जर्जर हालत में। नहीं, मोइनुल हक स्टेडियम जो है उसमें काम शुरू हो रहा है। बीसीसीआई वो जो राकेश तिवारी हैं वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और उन्होंने हमसे बताया है कि इसको देश का सबसे अच्छा स्टेडियम बनाएंगे। मतलब वो इंटरनेशनल स्टेडियम बनेगा एकदम नंबर 1। ये मतलब ऑन रिकॉर्ड आप कह रहे हैं? ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि बिहार में देश का सबसे बेहतरीन स्टेडियम बनेगा। बीसीसीआई पूरी मदद करेगी, आईसीसी मदद करेगी, और राकेश तिवारी जी ने हमसे वचन दिया है। हमने पूरा प्रिंट देखा है, नक्शा देखा, हम बता रहे हैं आपके पॉडकास्ट के जरिए कि बिहार के बच्चे तो देखिए, उस सूर्यवंशी ने कैसा मारा पहली बॉल पर छक्का। ये है बिहारी, वो हमारा ईशान किशन।
है बिहारी। ऐसे हमारे सुपौल का लड़का है जो फास्ट बॉलर है बहुत बड़ा। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, बच्चे आएंगे, बिहार के बच्चे छाएंगे। लेकिन सर और जिनका अभी आपने नाम लिया ये सब बाहर की टीम से खेल रहे हैं, कहीं से भी खेल रहे हैं। तो बिहारी मॉरिशस से खेले, हमें तो पूरा गर्व होगा अपने खिलाड़ी पे। सूर्यवंशी जब मारा छक्का तो हम लोग भी ताली बजा रहे थे। बिल्कुल। सर एक क्वेश्चन है मेरा शिक्षा पे। बिहार में जो है शिक्षा, प्राइवेट स्कूल का शिक्षा आप देखिए नहीं, प्राइवेट एजुकेशन कितनी महंगी हो गई है, और बड़े लोग जो है अपने बच्चे को तो प्राइवेट में, हाँ वो तो बहुत महंगी है। हम लोगों के लिए भी बच्चों को पढ़ाना आसान काम नहीं है। आपके बच्चे तो डीपीएस में पढ़े हुए हैं। हाँ तो बहुत फीस लगता है साहब। ये मैं आप लोग कैसे धर्मेंद्र प्रधान जी से मैं मिलूंगा, मैं बताऊंगा कि अभी बेतहाशा पैसा ले रहे हैं जो प्राइवेट स्कूल वाला है। मतलब एक बजट का बड़ा हिस्सा सर हाँ, जा रहा बड़ा है। एरोगेंट भी होता है, जिसका चाहे एडमिशन लेगा, जिसका चाहे छोड़ देगा, अंडर टेबल माल ले लेगा। बिल्कुल। और क्योंकि अच्छे स्कूल नहीं होंगे, अगर अच्छे गवर्नमेंट स्कूल अच्छे हो जाएं, इसकी कोशिश बिहार में हो रही है। और भी जगह होना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम करने की जरूरत है और धर्मेंद्र प्रधान जी कर रहे हैं। सर हमारा एक अंतिम सवाल है। जब मैंने ये पहले कई बार सुना है, जब मैं आ रहा था सर कल, तो मेरी बुआ घर में रहती हैं, वो पूछ रही थी, मैंने जब बताया कि शाहनवाज जी का इंटरव्यू है, अरे तुम तो भागलपुर से ही जानते हो। अच्छा एक चीज़ बताओ, वही ना जो भारतीय जनता पार्टी के, नाम नहीं ले रहा हूँ, नाम ले भी लूँगा, कि बड़े नेताओं के दामाद हैं। मतलब ऐसा भी सुनने में आया है कि ये अटल जी, ये आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी की बेटी हैं आपकी श्रीमती जी। इस पर एक मतलब बड़ा कंफ्यूजन मेरी श्रीमती जी को आडवाणी जी, जोशी जी अपनी बेटी से ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन दुष्प्रचार होता रहता है कि इनकी बेटी हैं तो ये हैं। नहीं सर कहाँ से आया होगा, मतलब वो हम कोई लोग हमारे से सुने हैं। वो हम जब चुनाव में थे तभी हमारे जो विरोधी हैं प्रचार कर देते थे, क्योंकि मेरी शादी जो है वो धर्म से अलग थी, तो प्रचार कर दिए कि ब्राह्मण लड़की से इनकी शादी हुई है, तो उसके बाद नेताओं के नाम से जोड़ दिए। अब कई जगह मैं भी सुनता रहता हूँ, वो सब गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जोशी जी और आडवाणी जी हमें बेटे की तरह प्यार करते हैं, और मेरी धर्मपत्नी रेणु जी को, जो कवित्री भी हैं और टीचर हैं, स्कूल में पढ़ाती हैं, उनको भी अपनी बेटी की तरह प्यार करते हैं। तो इसको एक बार साथ में पॉडकास्ट करिए, आप उनको अलग से बुला के पॉडकास्ट कीजिए। उनकी अलग शख्सियत है, अलग हैसियत है। वो जब से मैं भारत सरकार मंत्री भी बना तब भी वो स्कूल में पढ़ाती थी, आज भी पढ़ा रही हैं, क्योंकि मैं और वो कवित्री हैं। आप उनको गूगल कर लीजिएगा, रेणु हुसैन, तो आपको लगेगा कि वो उनकी अपनी शख्सियत है। मतलब मैं नहीं चाहता कि मेरे नाम से पहचानी जाए, मैं चाहता हूँ वो अपने नाम से पहचानी जाए। शाहनवाज जी मैं जानकर हैरान हो गया, मैं रियल बता रहा हूँ कि मैंने कई बार सुना है, मतलब कई लोग ऐसा बोल रहे हैं कि वो ऑन कैमरा अगर आए तो मुझे लगता है कि उनका जो, उनकी बातों को लोग बहुत सुनना चाहेंगे। देखिए मैं बिहार का बेटा हूँ, हिंदुस्तान सबसे ज्यादा बिहार में देखा जाता है, आपने हमें बुला लिया, और रेणु जी बिहार की बहू हैं, आप उनकी उपेक्षा कर रहे हैं। नहीं उनको नहीं बुलाया आपने। नहीं मैं तो कह रहा हूँ कि मैंने कई जगह सुना है कि उनको ज्यादा सुना जाएगा, ऐसा मैंने सुना है। हाँ वो जब बोलती हैं तो ज्यादा सुना जाता है, क्योंकि वो तरन्नुम से कविता भी सुनाती हैं, आवाज भी अच्छी है, और आप जानते हैं कि कुछ अच्छा ही होगी तभी तो हमने पसंद किया। आप हमारे पॉडकास्ट में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी।